जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किए थे और हमको जो व्यंजक प्राप्त हुआ था वो हुआ था k बराबर 2.303/t log a0/a। और उसके बाद हम लोग साथ ही में जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु भी याद किए थे और अर्धायु क्या आया था, अर्धायु आया था 0.693/k। तो ये हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि अभिक्रिया के प्रकार, दर के आधार पर कितने प्रकार के अभिक्रिया होता है वो पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े कि अभिक्रिया की दर तात्कालिक दर और फिर एक होता है औसत अभिक्रिया की दर, तो वो कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे शक्ति द्रव्यमान का नियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे वेग नियम, जिसमें हम लोग वेग समीकरण भी पढ़े हुए थे। उसके बाद पढ़े थे अभिक्रिया की कोटि, और उसमें पढ़े थे कि कोटि के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। फिर हम लोग चारों का डिफिनीशन देखे थे और एग्जाम्पल देखे थे। और फिर हम लोग शून्य कोटि के बारे में विस्तार से पढ़े कि उसका उदाहरण क्या होता है, उसमें वेग स्थिरांक निकालते कैसे हैं, वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, अर्ध आयु क्या होता है, वो सब हम लोग निकाले हुए थे। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़े हुए थे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग ये सब निकाले थे और ये सब डेरिवेशन किए थे। तो आज हम लोग कुछ बेसिकली डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, कुछ पढ़ेंगे। और फिर लास्ट एक वीडियो में क्लास और होगा जिसमें हम लोग संघट्ट सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत भी जिसको कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। चलिए अभी जो कुछ छोटा डिफिनीशन है जो कि छूटा हुआ पहले के भी था अभी भी है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया, ठीक है। टॉपिक है प्राथमिक एवं जटिल, प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो प्राथमिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बेसिकली मतलब ये अभिक्रिया को दो भाग में बांटा कैसे गया है, तो ऐसे बांटा गया है कि जो अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न हो जाता है उसको कहा जाता है प्राथमिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो एक ही चरण में संपन्न हो जाए, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में संपन्न होता है उसको कहा जाता है जटिल अभिक्रिया। जो अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न हो जाए उसको कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। ध्यान से सुनो, जिस अभिक्रिया में क्या हो कि अभिकारक मिलकर उत्पाद बना दे, कोई भी उसमें इंटरमीडिएट नहीं हो, एक ही चरण में संपन्न हो जाए, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में, मतलब उसमें कि 3-4 चरण हो तब अभिक्रिया संपन्न हो, तब उत्पाद बने, तो वैसा अभिक्रिया क्या कहलाता है, जटिल अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो लिख दिया से पहला प्राथमिक अभिक्रिया, और लिखना कि वैसी अभिक्रियाएं जो एक ही चरण में संपन्न हो जाती हैं उन्हें प्राथमिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसको तुम पॉज कर लिख लेना, हम एक बार बोल दिया ना, वैसी अभिक्रियाएं जो कि एक ही चरण में संपन्न हो जाती है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखो जैसे मान लो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाफ O2 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, प्राथमिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, SO2 हाफ O2 से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है, ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है। प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, वैसी अभिक्रिया जो एक ही चरण में संपन्न हो जाता है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट कौन है हमारे पास, नेक्स्ट है जटिल अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया होती है, जैसे लिखना, वैसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा चरण में संपन्न होती हैं, वैसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा चरण में संपन्न होती हैं उन्हें जटिल अभिक्रिया कहा जाता है।
जो एक चरण में संपन्न हो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। और जो दो या दो से ज्यादा, या हम बोले एक से ज्यादा चरण में संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। बात समझे? एक ही चरण में अगर हो जा रहा है तो प्राथमिक अभिक्रिया, और अगर एक से ज्यादा चरण में हो रहा है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? जटिल अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है 4HBr प्लस O2, और यहाँ मान लो बन रहा है 2Br2 प्लस 2H2O। ठीक है। अब ये अभिक्रिया जो है देख कर क्या लग रहा है? एक ही चरण में यहाँ मिल के बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको एनालाइज किया गया, जब इसका अच्छे से इसको देखा गया, इसको नोट किया गया, देखा गया कि ये जो अभिक्रिया है एक्चुअल में ये 4 चरणों में हो रहा है। कैसे? तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि जो HBr है ये O2 से अभिक्रिया कर रहा है, और ये बना रहा है HOOBr। उसके बाद जो ये HOOBr है, HOOBr, ये एक और HBr से अभिक्रिया कर रहा है, और ये बना रहा है 2HBrO, 2HBrO। उसके बाद जो ये 2HBrO है ये फिर 2HBr से अभिक्रिया कर रहा है, और फिर ये फाइनली बना रहा है 2Br2 प्लस 2H2। अब इस पूरे अभिक्रिया को जब हम क्या करेंगे कि इसको हम समराइज करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे एक वाक्य में, जब हम पूर्ण अभिक्रिया, ये सब तो हो गया इस अभिक्रिया का भाग, और हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा? एक HBr, दो HBr, और 2 HBr, 4 HBr। तो कितना HBr हुआ? 4 HBr प्लस क्या है? O2। इधर क्या बना है? इधर बना है 2Br2 प्लस 2H2O। समझे? मतलब ये अभिक्रिया वास्तव में कितने चरणों में संपन्न हुआ है? 4 चरणों में संपन्न हुआ है। कैसे? सबसे पहले HBr से O2 मिला, और क्या बना? HOOBr। तब HOBr से कौन मिला? HBr मिला, और क्या बना? 2HBrO। तब 2HBrO से कौन मिला? 2HBr, और तब क्या बना? 2Br2 प्लस 2H2। मतलब ये अभिक्रिया कितने चरणों में संपन्न हुआ? बोलो 4 चरणों में। बोलो 4 कहाँ? 3 ही दिख रहा है। देखो तो एक चरण ये हुआ, एक चरण ये हुआ, कितना? 2, और यहाँ पर 2 स्टेप में हो रहा है। देखो यहाँ पर एक HBrO पहले एक HBr से मिला, और एक Br2 और एक H2O बना, फिर एक HBrO एक और HBr से मिला, और फिर एक Br2 और एक और H2O बना। तो कितना चरण हुआ? कितना स्टेप हुआ? 4 स्टेप। मतलब कि ये अभिक्रिया कितने स्टेप में हुआ है? 4 स्टेप में। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं जो कि एक से ज्यादा चरणों में होती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? जटिल अभिक्रिया कहा जाता है। और जो अभिक्रिया एक ही चरण में हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ें, इसको लिख लेना। इसको जो है बेहतर होगा कि वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको पहले, इसको लिख लो। इसको उदाहरण, एक उदाहरण किसका हो गया? ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, जटिल अभिक्रिया का, और ये हो गया किसका उदाहरण? ये हो गया प्राथमिक अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है। तो अब इसमें जो है हम लोग इसमें एक और टॉपिक अब पढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। प्राथमिक अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जो एक चरण में संपन्न हो जाए प्राथमिक अभिक्रिया, और जो एक से ज्यादा चरण में संपन्न हो उसको बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। ठीक है। चलिए एक और टॉपिक है, मान लो लिखा टॉपिक है एक और, लिखना कॉपी में, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, जिसको कि बोलते हैं मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, या फिर अभिक्रिया की आणविकता।
देखो अभिक्रिया की अनिवार्यता किसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ जाता है सीधे कि अभिक्रिया की अनिवार्यता किसे करते हैं बताइए। तो अभिक्रिया की अनिवार्यता क्या है, देखो देखो कोई भी अभिक्रिया कब होता है, कोई भी अभिक्रिया तब होता है जब अभिकारक आपस में टकराते हैं। जब तक अभिकारक आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो जब अभिकारक आपस में टकराते हैं तब उत्पाद बनता है, ठीक है। तो जितने अभिकारक एक साथ आपस में टकराते हैं उत्पाद बनाने के लिए, उसी को अभिक्रिया की आणविकता कही जाती है। देखो एक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि अलग चीज है, अभिक्रिया की आणविकता अभी हम लास्ट में बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। लेकिन क्या अंतर है बताएंगे। अभी समझो इतना कि अभिक्रिया की आणविकता है क्या, अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो वैसी अभिक्रिया ऐसे बोलो कि क्या अभिकारक की वह संख्या जो एक साथ आपस में टकराते हैं उत्पाद बनाने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब जो अभिकारक उत्पाद बना रहा होता है तो उत्पाद तभी बनाता है जब अभिकारक आपस में टकराते हैं। जब तक अभिकारक आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद नहीं बन पाएगा। और एक बार में जितना अभिकारक आपस में टकराते हैं एक बार में, उसी को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई एक बर्तन है जिसमें 4 अभिकारक हैं, उसमें से मान लो कि 2 आपस में टकरा रहे हैं, तो अभिक्रिया कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं कि एक साथ जितने अभिकारक आपस में टकराते हैं, लिख लो, लिखना हो तो कि एक साथ जितने अभिकारक, देखो मेन चीज है कि लिख के रटना जरूरत नहीं है, बात समझो उसको अपने हिसाब से लिखो कि एक साथ जितने अभिकारक आपस में टकराते हैं उत्पाद बनाने के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बात भी, ये अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः 3 से ज्यादा नहीं होता है। लिख लिए, वीडियो पॉज करके लिख लेना इसको। यह अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः 3 से ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो ये बहुत कम चांस है कि 3 से ज्यादा अभिकारक एक साथ आपस में टकराएगा, ठीक है। इसकी जो संभावना है वो बहुत कम है। एक साथ 3 से ज्यादा अभिकारक आपस में टकराएगा संभावना हालांकि है, लेकिन आपको 12th क्लास तक जो है ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं पढ़ना है जिसमें कि 3 से ज्यादा अभिकारक एक साथ आकर आपस में टकराते हों, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभिक्रिया का क्या समझे, लिख लो फिर से एक बार कि एक साथ जितने अभिकारक आपस में टकराते हैं उत्पाद बनाने के लिए, उसे ही अभिक्रिया की आणविकता कही जाती है। और इसमें लिखना कि अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होता है। अभिक्रिया की आणविकता सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो इस मान लो कि अभिक्रिया दिया हुआ है H2 + I2 और यहाँ बन रहा है 2HI। पूछा जाए बताओ इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है बताओ। इसमें एक साथ कितने आपस में टकरा रहे हैं, एक अणु हाइड्रोजन एक अणु आयोडीन, इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। अच्छा इसकी कोटि कितनी है याद है, इसी अभिक्रिया के उदाहरण दिए थे हम जब पढ़ा रहे थे अभिक्रिया की कोटि। तो इसको किस कोटि में उदाहरण दिए थे, इसको दिए थे द्वितीय कोटि में। तो किस कोटि का अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि का। तो क्या आणविकता और कोटि हमेशा सेम होता है, नहीं सेम नहीं होता है। जैसे मान लो अभिक्रिया ये दिया है H2 + Cl2 और यहाँ क्या बन गया 2HCl, और ये अभिक्रिया मान लो हुआ है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब सनलाइट के प्रेजेंस में जो अभिक्रिया होता है वो अभिक्रिया कैसा होता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है। याद है बताया थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का 2 उदाहरण है। पहला, वे सभी अभिक्रियाएं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति शून्य कोटि की अभिक्रिया का 2 उदाहरण है। पहला, वह सभी अभिक्रियाएं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, और दूसरा वो सभी अभिक्रियाएं जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो ये अभिक्रिया हो रहा है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, कोटि क्या हो गई, शून्य।
मतलब ये शून्य कोटि का अभिक्रिया है, जबकि इसकी आणविकता कितनी है, तो इसकी आणविकता जो है वह 2 है। देखो कोटि जो है पता है ना, कोटि एक प्रैक्टिकल चीज है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, प्रयोग से आया हुआ चीज है ना। जबकि आणविकता जो है एक सैद्धांतिक मान है, जो कि थ्योरेटिकल है, जो कि हम इक्वेशन देख के बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज प्रैक्टिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। जबकि कोटि कहाँ से आता है, कोटि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है, प्रयोग से आता है कोटि। जबकि आणविकता कहाँ से आता है, सैद्धांतिक मान है, समीकरण से आता है, जो संतुलित समीकरण है वहां से कोटि आता है। इसकी कोटि कितनी है, 0। आणविकता कितनी है इसकी, आणविकता है 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम आगे देखें तो जैसे मान लो कि अभिक्रिया दिया हुआ है N2 + 3H2 और यहाँ पर क्या बन रहा है 2NH3। तो इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया पता है कि इसमें कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में कौन यूज होता है, आयरन यूज होता है और Al2O3 यूज होता है। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या हो जाएगा, 0। बतलाए भी थे, इस 0 कोटि की अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है। जबकि इस अभिक्रिया की अगर आणविकता पूछी जाए कि व्हाट इज द मोलेक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया की क्या आणविकता है, इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, यहाँ से दिख रही है कितनी हो जाएगी, 4। हालांकि 4 होगा कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन बताएं अभी कि 3 से ज्यादा नहीं होता। लेकिन आपको मतलब ये समझना है कि जितना अभिकारक यहाँ दिया हुआ है वो आणविकता हो जाता है सामान्यतः। ठीक है, देखो उसमें भी क्या बात है, अभी हम बतलाएं 2 तरह का अभिक्रिया होता है, कौन कौन। एक होता है प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होता है जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आणविकता जो है वो हमेशा निकाला जाता है प्राथमिक अभिक्रिया का, कभी भी जटिल अभिक्रिया का आणविकता नहीं होता है। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका आणविकता 0 होता है, जटिल अभिक्रिया का आणविकता क्या होता है, 0। तो आणविकता का बात हमेशा किसके लिए होता है, आणविकता का बात हमेशा प्राथमिक अभिक्रिया के लिए होता है। ठीक है, मान लो कि एग्जांपल जो दिए थे अभी 4HBr + O2 तो बना था 2Br2 + 2H2O। तो पूरे अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो क्या बोलोगे 0, क्योंकि वो अभिक्रिया कौन सा है, जटिल अभिक्रिया है। और यही बात है, हम बोले थे ना कि कभी भी आणविकता 3 से ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी में भी आणविकता 3 से अधिक दिख रहा है इसका मतलब कि वो अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि वो एक जटिल अभिक्रिया है। और उसके केस में जो है आणविकता हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो ये सब बातें हैं, इस बातें याद रखना। पहली बात क्या याद रखना कि अभिक्रिया की आणविकता कहते किसे हैं, तो किसी भी अभिक्रिया में जितने अभिकारक एक साथ आपस में टकराते हैं उत्पाद बनाने के लिए, उसे अभिक्रिया की आणविकता कही जाती है। अभिक्रिया की आणविकता की बात किसके लिए होती है, तो प्राथमिक अभिक्रिया के लिए होती है, जटिल अभिक्रिया के लिए नहीं होती है। तीसरी बात क्या देखेगी, प्राप्त की अभिक्रिया की आणविकता कितना से अधिक नहीं होता है, तो 3 से अधिक समानता नहीं होता है। इसको लिख लेना, लिख लिया, ठीक है। वीडियो को पॉज से लिखा करो, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि कोटि और आणविकता में क्या क्या अंतर है। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, कोटि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो कोटि और अभिक्रिया में, अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर लिखना, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। इतना टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर, कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है वही देखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट कि अभिक्रिया की जो आणविकता है, आणविकता का मान कैसा है, सैद्धांतिक। आणविकता का मान जो है सैद्धांतिक मान है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। जबकि अब लिख लेना इसको, ठीक है, बोल दे रहे हैं आप, लिख लेना। पहला बात क्या हुआ कि अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान होता है, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक मान होता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है ये हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, अच्छा या तो 1 होगा या 2 होगा। अब माइनस कैसे हो सकता है, माइनस होना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। या तो अभी टकराएंगे या फिर नहीं टकराएंगे, अब माइनस होने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो हमेशा कैसी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4, ये अभिक्रिया की आणविकता होगी। ठीक है,
और क्या हो सकता है कि अभिक्रिया, जबकि अभिक्रिया की कोटि निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकता है। कि आणविकता हमेशा कैसा होता है, आणविकता हमेशा जो है एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है ये कहाँ से आता है? अभिक्रिया की आणविकता जो है हमेशा आता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण से। जबकि अभिक्रिया की कोटि कहाँ से आता है? अभिक्रिया की कोटि जो है वो आता है वेग समीकरण से। अभिक्रिया की आणविकता आता है संतुलित रासायनिक समीकरण से, और अभिक्रिया की कोटि कहाँ से आता है? वेग समीकरण से आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की कोटि अगर देखा जाए तो वो एक प्रयोगात्मक मान है, मतलब ये बोले कि उसका मान जो है वो प्रयोग से आता है। ठीक है, इसके अलावा वो निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की आणविकता जो होती है, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो कहाँ से आता है? वेग समीकरण से आता है, जो कि प्रयोग के द्वारा लिया गया है। तो ये सब अंतर होता है अभिक्रिया की आणविकता में और अभिक्रिया की कोटि में। ठीक है, चलो अब हम एक और अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसको ही कहा जाता है छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्या कहा जाता है इसको? छद्म कोटि की अभिक्रिया, या फिर इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है, देखो नाम से ही दिख रहा है छद्म। छद्म मतलब क्या होता है? झूठा, कोई चीज जो कैसा हो? झूठा हो। छद्म मतलब झूठा, फॉल्स, स्यूडो। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें देखने पर उनका कोटि कुछ और मालूम चलता है, लेकिन वास्तव में उनका कोटि कुछ और होता है। समझे क्या बोल रहे हैं? कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोटि का मान कुछ और दिखता है, लेकिन वास्तव में कोटि का मान कोई और होता है। तो वैसी जो अभिक्रियाएं हैं उन्हीं को छद्म कोटि का अभिक्रिया कहा जाता है। समझो, ध्यान समझो। ऐसे मान लो कि अभिक्रिया एक दिया हुआ है C12H22O11। ये फॉर्मूला किसका होता है? शर्करा का, शुगर का, चीनी का। और मान लो कि इसको H2O मिलाया गया। जब H2O मिलाया जाएगा तो क्या होगा? ये बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है? शर्करा। ये क्या है? ग्लूकोज। और एक होता है फ्रुक्टोज। इसको बोलते हैं शर्करा का प्रतिलोमन। पहले बतलाए हुए इसके बारे में। इसको बोलते हैं शर्करा का प्रतिलोमन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अंग्रेजी में बोलते हैं। खैर, तो ये मान लो है, इसमें अगर क्रिया की दर लिखी जाए, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। अब क्रिया की दर तो क्या लिखेंगे? ये अभिक्रिया की दर बराबर के, और फिर इसकी सांद्रता तो C12H22O11। ठीक है, और फिर इसकी सांद्रता ये क्या हो जाएगा? H2O। तो इसमें अगर अभिक्रिया की कोटि पूछा जाए तो अभिक्रिया की कोटि इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 + 1। अभिक्रिया कोटि कितना होगा? 2। तो ये किस कोटि का अभिक्रिया होगा? द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होगा। देख के लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि इसे प्रयोग से देखा। बोले ना, कोटि हम नहीं बतला सकते हैं। कोटि एक प्रयोगात्मक मान है जो प्रयोग से आता है। इसमें प्रयोग से ये देखा गया कि जो अभिक्रिया की दर है वो केवल शर्करा पर निर्भर करता है, जल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि इस अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितना होता है? प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। किस कोटि का अभिक्रिया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। जिसमें अभिक्रिया कोटि क्या है? अभिक्रिया कोटि यहाँ पर 1। ठीक है, क्या आप हम निकाल सकते हैं? कितना आ गया? 1 कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से आया। हम मालूम चला कि H2O पर डिपेंड नहीं करता। और जिसमें भी अगर कोई भी अभिक्रिया किसी विलायक में अगर हो रहा है, और विलायक अगर जल है या फिर कोई भी विलायक अगर है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, विलय की तुलना में अगर बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वो जो है अभिक्रिया की दर में नहीं गिना जाता है, वो अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है। जो अभिक्रिया की कोटि हो कितना हो गया? 2, या
दो हमको दिख रहा है लेकिन दो है नहीं, एक है। देखो तो ये अभिक्रिया क्या हुआ, देखने पर कोटि कुछ और लग रहा है, देखने में कितना लग रहा है 2, लेकिन वास्तव में से कोटि कितना है, वास्तव में से कोटि है 1। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। लिखना वैसी अभिक्रियाएं जिसमें उसकी वास्तविक कोटि अनुमान लगाए हुए कोटि से भिन्न होती है, वास्तविक कोटि अनुमान लगाए हुए कोटि से भिन्न होती है, उसे छद्म कोटि का अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, छद्म कोटि का अभिक्रिया कहा जाता है। तो जिस अभिक्रिया की कोटि अनुमान लगाए हुए कोटि से भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, छद्म कोटि का अभिक्रिया। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा सगरा प्रतिलोमन। एक्चुअल में दिख रहा है द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है, लेकिन ये है प्रथम कोटि का अभिक्रिया। तो अगर प्रथम कोटि में आता है तो ये लिख सकते हैं प्रथम कोटि का उदाहरण है सकरा का प्रतिलोमन, और ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया की दर है, कोटि कितना है 1। क्योंकि अभिक्रिया की दर शर्करा पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल जल पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी के बाद, और अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उधर, लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है टक्कर सिद्धांत। अभी तक क्या क्या पढ़े आज हम लोग पढ़े कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, फिर पढ़े कि जटिल अभिक्रिया क्या है। ठीक है, फिर अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, जो कि प्राथमिक अभिक्रिया के लिए निकाला जाता है, तो कि जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता नहीं निकाला जाता है। फिर हम लोग बात किए कि छद्म कोटि का अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका क्या उदाहरण है, वो सब। अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टक्कर सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, टक्कर सिद्धांत, या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलिजन थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, कॉलिजन थ्योरी। अभी तक हम लोग पढ़े एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया, फिर पढ़े कि छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है। अब देखो कि टक्कर सिद्धांत क्या है। जब हम बतलाए हैं अभिक्रिया की आणविकता, तो हम बतलाए हैं कि अभिक्रिया कब होता है, जब अभिकारक आपस में टकराते हैं। जब तक अभिकारक टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद बनेगा नहीं। इसी बात को टक्कर सिद्धांत कहा जाता है। इसको टक्कर का एक और नाम होता है संघट्ट। ठीक है, इसको संघट्ट भी कह सकते हैं, संघट्ट को भी टक्कर कहा जाता है। तो संघट्ट या टक्कर सिद्धांत, अंग्रेजी में कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन मतलब होता है टक्कर, चीजों को टकराना। तो अभिक्रिया कब होता है, जो अभिकारक आपस में टकराते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, टक्कर सिद्धांत। अब देखो, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो अभिकारक आपस में टकराते हैं तो जो टक्कर है अभिकारकों का वो 2 प्रकार का होता है। कुछ ऐसे टक्कर होते हैं अभिकारकों के बीच जिसमें उत्पाद बन जाता है, और कुछ ऐसे टक्कर हैं जिसमें उत्पाद नहीं बनता है। तो जिसमें उत्पाद बन जाता है, मतलब जिस टक्कर के बाद अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, उसको कहते हैं प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कॉलिजन। और जिस टक्कर के बाद अभिकारक से उत्पाद नहीं बनता है उसको कहा जाता है अप्रभावी टक्कर, या नॉन इफेक्टिव कॉलिजन भी उसको कह सकते हैं। पहले तो ये बात लिखे कि टक्कर सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार लिख लो, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक उत्पाद में तब परिवर्तित होते हैं जब वो आपस में टकराते हैं। मतलब यही बात है। ठीक है, इस बात को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित तब होता है जब अभिकारक आपस में टकराता है। बिना अभिकारक आपस में टकराए वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, टक्कर सिद्धांत कहा जाता है। और टक्कर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, एक होता है प्रभावी टक्कर, एक होता है अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर क्या है, जब अभिकारक आपस में टकराएं और उत्पाद बन जाए उसको बोलेंगे प्रभावी। नाम से ही लग रहा है प्रभावी, जैसे कुछ प्रभाव हो। जब अभिकारक आपस में टकराएं और उत्पाद बन जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर। और अगर अभिकारक आपस में टकराएं लेकिन उत्पाद नहीं बने
तो उसको बोलेंगे अप्रभावी टक्कर। समझे? तो मतलब कि टक्कर होता है दो प्रकार का। एक कौन होता है? प्रभावी टक्कर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है। और दूसरा होता है अप्रभावी टक्कर, अप्रभावी टक्कर, या फिर इसको बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। अब बात यह है कि आखिर कोई टक्कर प्रभावी कैसे हो जाता है, कोई टक्कर अप्रभावी कैसे हो जाता है। मतलब बात कि आखिर कैसे कोई टक्कर, आखिर कब अभिकारक टकराते हैं तो उत्पाद बन जाता है, किस स्थिति में अभिकारक टकराते हैं तो उत्पाद नहीं बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो मापदंड है, यह कह सकते हैं कि दो रुकावट है, जो जिस टक्कर में वो दोनों रुकावट दूर हो जाएगा, मतलब जिस टक्कर में वो रुकावट दूर कर दिया जाएगा वो टक्कर प्रभावी हो जाएगा, मतलब उसमें टक्कर के बाद उत्पाद बन जाएगा। और जिस टक्कर में वो रुकावट रह जाएगा, दोनों में से कोई एक भी रुकावट अगर रह जाए, दूर नहीं किया जा सके, तो वो टक्कर कैसा हो जाएगा? अप्रभावी टक्कर हो जाएगा। मतलब कि दो तरह के रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करने के बाद ही हम टक्कर को प्रभावी बना सकते हैं। अगर वो दोनों रुकावट में से कोई एक रुकावट है तो टक्कर प्रभावी नहीं होगा, टक्कर कैसा हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। तो वो दो रुकावट कौन कौन से हैं? पहला रुकावट है ऊर्जा की रुकावट। पहला क्या है? ऊर्जा की रुकावट। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में एनर्जी बैरियर। क्या बोल सकते हैं इसको? एनर्जी बैरियर। दूसरा है दिग्विन्यास की रुकावट। दूसरा क्या है? दिग्विन्यास की रुकावट, या फिर इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। इसको क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन बैरियर। तो अभिकारकों के बीच जो टक्कर हो रहा है वो टक्कर हो सकता है दो प्रकार का, प्रभावी टक्कर और एक हो सकता है अप्रभावी टक्कर। जिस टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पाद बन जाए उसको बोलेंगे प्रभावी टक्कर, और जिसमें उत्पाद नहीं बन पाए उसको बोलेंगे अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर या अप्रभावी टक्कर किन के कारण होता है? तो दो रुकावटों के कारण होता है। कौन कौन? एक रुकावट है ऊर्जा की रुकावट और एक कौन है? दिग्विन्यास की रुकावट। चलो पहला देखते हैं ऊर्जा की रुकावट। तो ऊर्जा की रुकावट क्या है? ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि जब भी अभिकारकों के बीच में टक्कर होता है तो उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना जरूरी है। अगर उससे कम ऊर्जा रहेगा तो वो जो टक्कर है वो प्रभावी टक्कर नहीं हो पाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। मतलब कि वो एक मिनिमम एनर्जी, एक न्यूनतम ऊर्जा होना ही चाहिए अभिकारकों के पास। अगर नहीं होगा तो फिर वो टक्कर प्रभावी नहीं हो पाएगा, वो टक्कर कैसा हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। और वो जो न्यूनतम ऊर्जा जो होनी चाहिए उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? देहली ऊर्जा, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये न्यूनतम ऊर्जा है, इतना होना ही चाहिए। अगर इस बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ लेते तो फिर इसी बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो खैर देहली ऊर्जा क्या है? तो वो न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों के पास होना ही चाहिए टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए, उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है? देहली ऊर्जा कहा जाता है। तो मतलब अगर इससे कम ऊर्जा रहेगा तो अभिकारकों का टक्कर प्रभावी नहीं हो पाएगा, कैसा हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है दिग्विन्यास की रुकावट, मतलब ओरिएंटेशन, मतलब सजावट। अभिकारकों का सजावट कैसा? अभिकारकों में देखो क्या होता है, अभिकारक आपस में बंधन बनाते हैं, जो पुराने बंधन हैं वो टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं। जैसे कि मान लो कि अभिक्रिया होगा, इसमें CO2NO से अभिक्रिया किया
ठीक है। और मान लो कि ये बना CO, मान लो अभिक्रिया की NO2 से, और ये बनाता है CO2 प्लस NO। तो इस अभिक्रिया का देखकर क्या मालूम चल रहा है कि इसमें CO जो है यह इससे एक ऑक्सीजन ले लिया और क्या बना दिया CO2, और यहाँ पर क्या बच गया NO। बताओ यहाँ से ऑक्सीजन कौन लिया होगा, कार्बन की ऑक्सीजन, कार्बन लिया होगा। तो ऑक्सीजन होने से कितना होता है, 2 ही होता है, और 2 तो इसे जुड़ा हुआ है। और कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4। तो 2 जुड़ा है ऑक्सीजन से, 2 खाली है, 2 एक और ऑक्सीजन आकर जोड़ लिया आपने से। मतलब कि मान लो कि अगर ये सजावट इस प्रकार हो कि जब टक्कर हो इनके बीच में तो CO ऐसा हो और जो NO2 है वो मान लो अगर कि कुछ ऐसा हो, तो बताओ अगर इनके पास देहली ऊर्जा है भी, अगर इनका ऊर्जा का रुकावट दूर भी हो गया तो क्या ये टक्कर प्रभावी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बंधन बनाना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। मतलब कि आमने सामने कौन होना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन, जबकि यहाँ आमने सामने कौन है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ अगर टक्कर होगा भी तभी भी उत्पाद नहीं बनेगा, ये नहीं बन पाएगा। मतलब भले ही इनके पास ऊर्जा की रुकावट दूर हो गया हो, भले ही इनके पास देहली ऊर्जा हो, देहली ऊर्जा क्या है अभी बतलाए हैं कि जिसको जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होता है अभिकारकों को, उसको क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो मतलब ये अगर इस तरह का दिग विन्यास है तो फिर अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। मान लो अगर इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या अब भी इनका टक्कर क्या प्रभावी हो पाएगा, अभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी आमने सामने कौन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड बनाना है किसको, कार्बन और ऑक्सीजन को बनाना है। अब मान लो कि अगर दिग विन्यास ऐसा हो, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ मान लो है ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। अब अगर टक्कर होगा इनके बीच तो वो टक्कर कैसा होगा, प्रभावी टक्कर। और अब की बार ये O आकर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 और NO बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े, ऊर्जा की रुकावट पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, दिग विन्यास की रुकावट पढ़े हैं। ठीक है, इसमें जो मेन चीज था वो देहली ऊर्जा था, जो कि हम विस्तार से पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है, उसके बाद हम पढ़े अभिक्रिया की आणविकता, उसके बाद हम लोग पढ़े छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर हम टक्कर सिद्धांत का थोड़ा बेसिक बात देखें। इसके बाद एक वीडियो बस और लगेगा, हम लोग ये टॉपिक पूरा अच्छे तरह से कवर करेंगे, उसमें से भी मुख्यतः देहली ऊर्जा के बारे में, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।